राजस्थान बीपीएड एमपीएड एमसीक्यूज के वीडियो की ये 14th वीडियो है। इसके अंदर हम एथलेटिक्स इवेंट्स और इनके रूल्स के एमसीक्यूज का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? लॉन्ग जंप में टेक ऑफ बोर्ड है उसकी विड्थ हमसे पूछी गई है, तो ये होती है 20 सेंटीमीटर। ट्रिपल जंप में पुरुष कैटेगरी में टेक ऑफ बोर्ड और सैंड पिट के बीच न्यूनतम दूरी पूछी है। मिनिमम क्या पूछी है? डिस्टेंस पूछी है टेक ऑफ बोर्ड और जो सैंड पिट होती है इसके अंदर ट्रिपल जंप मेंस कैटेगरी की बात। इससे जो लास्ट वीडियो था उसमें देखा था टेक ऑफ बोर्ड है, वहाँ पर आपको स्टेप करके और सामने जो मिट्टी की पिट है, सैंड पिट है, यहाँ पर मिट्टी का एक जो एरिया है वो रहता है, वहाँ पर आपको जंप करना है। इनके बीच में दूरी क्या है ये हमसे पूछी गई। राइट आंसर हो जाएगा 13 मीटर। पुरुषों में ये 13 मीटर होती है और महिलाओं में 11 मीटर होती है। अगर आपको इन दोनों का ही ध्यान रखना। लंबी कूद में रनवे की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? लॉन्ग जंप में रनवे की बात हो रही है। रनवे का मतलब है ये टेक ऑफ बोर्ड है आपका, ये हो गया आपका टेक ऑफ बोर्ड। तो टेक ऑफ बोर्ड से जब आप जंप करके सैंड पिट में जंप करते हो, इस एरिया में जो मिट्टी वाला हिस्सा है, उससे पहले आप दौड़ कर आते हो, कुछ दूर तक आप दौड़ के आते हो। ये जो आपकी रनिंग है इसकी हमसे क्या पूछी गई है? मैक्सिमम लेंथ पूछी गई है। तो ये आपकी डिस्टेंस होती है 45 मीटर। 45 मीटर आप दौड़ सकते हो, इससे ज़्यादा आपको दौड़ने की अनुमति नहीं होती। इससे कम आप दौड़ सकते हो, लेकिन 45 से मीटर आपको दौड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और यहाँ से आप जो रन में दौड़ कर आते हो इसकी आपसे विड्थ भी पूछ सकते हो। तो ये विड्थ होती है 1.22 मीटर। जो आपकी एथलेटिक्स में ट्रैक इवेंट्स होते हैं उनमें जो लेन की विड्थ होती है वही विड्थ आपको लॉन्ग जंप में भी देखने को मिलेगी। हाई जंप में बार की अधिकतम ऊंचाई क्या हो सकती है? हाई जंप है ये, यहाँ पर इस तरीके से ऊपर बार लगी रहती है, इसके ऊपर से कूदना होता है। इसमें मैक्सिमम हाइट पूछी है बार की, तो इसमें कोई भी सीमा नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट। इतना भी कोई पर्सन, कोई भी एथलीट, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन इसके ऊपर से जंप कर सकता है, कोई लिमिट डिसाइड नहीं कर रखी। क्योंकि मान लीजिए दो प्लेयर बराबर हाइट से जंप कर रहे हैं, जब तक वो बराबर हाइट से जंप करते रहेंगे तब तक ये कंपटीशन चलता रहेगा। ट्रिपल जंप में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई तो इसके अंदर भी 20 सेंटीमीटर होगी। सेम ही होता है ट्रिपल जंप और लॉन्ग जंप में, जो आपका टेक ऑफ बोर्ड है उसकी विड्थ चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन पूछें तो ध्यान रखना। लंबी कूद की बात हो रही है। लॉन्ग जंप के अंदर जो प्लेयर होता है वो टेक ऑफ बोर्ड से अधिकतम ओवर स्टेप कितना हो सकता है? तो वो हो सकता है 0 सेंटीमीटर। टेक ऑफ बोर्ड से ओवर स्टेप की परमिशन आपको नहीं दी जाएगी। आप लॉन्ग जंप की बात करो, भले ही आप ट्रिपल जंप की बात करो, आप टेक ऑफ बोर्ड को क्रॉस नहीं करोगे। अगर आप उसको क्रॉस करते हो, ओवर स्टेप करते हो, इससे क्या होगा? आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको बिल्कुल भी ऐसा परमिट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। लॉन्ग जंप में लैंडिंग एरिया की न्यूनतम चौड़ाई क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आपकी हो सकती है 2.75 मीटर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था 2.75 से 3 मीटर तक आपकी ये विड्थ हो सकती है। विड्थ किसकी बात हो रही है? ये जो टेक ऑफ बोर्ड है इसके आगे यहाँ से लेकर ये जो मिट्टी का एरिया होता है जहाँ पर प्लेयर्स जंप करते हैं, इसकी चौड़ाई हमसे पूछी गई है, इसकी विड्थ हमसे पूछी गई है, वो होगी 2.75 मीटर। ये मिनिमम है, इतनी तो होनी चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो 3 मीटर तक ये हो सकता। लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में ये इसी तरीके से रहती है, ध्यान रखना है। ट्रिपल जंप में रनवे की न्यूनतम चौड़ाई क्या होनी चाहिए? तो वो 1.22 मीटर, जैसा कि हमने देखा भी था 1.22 मीटर। रनवे कौन सा है? टेक ऑफ बोर्ड से पहले जब खिलाड़ी दौड़ कर आएगा, तो ऐसे नहीं है कि वो तिरछा दौड़ के आ जाएगा। एक रनवे रहेगा, एक लेन रहेगी, उसकी विड्थ है वो 1.22 मीटर होती है। जो आपका 400 मीटर का ट्रैक होता है उसके अंदर भी जो एक लेन है उसकी चौड़ाई भी 1.22 मीटर ही। उसी तरीके से यहाँ पर भी उसी विड्थ को लिया गया है। लॉन्ग जंप में सैंड पिट की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो सैंड पिट की न्यूनतम लंबाई 7 मीटर होनी चाहिए। सैंड पिट वही है जहाँ पर प्लेयर क्या करेगा? जंप करेगा। तो ये 7 मीटर इसकी न्यूनतम होनी चाहिए और इसकी जो चौड़ाई है वो मिनिमम
2.75 मीटर। डिस्कस थ्रो में डिस्क की अधिकतम वजन कितना हो सकता है? डिस्कस थ्रो में इस तरीके की एक गोल सी डिस्क होती है, उसको थ्रो करना पड़ता है, तो इसका मैक्सिमम जो वेट है वो हमसे पूछा गया है, तो वो 2 किलोग्राम हो सकता है। 2 किलोग्राम मेल और 1 किलोग्राम होता है फीमेल। ये मैक्सिमम वेट होता है मेल और फीमेल कैटेगरी की, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो। शॉर्ट पुट की अधिकतम वजन क्या हो सकता है? शॉर्ट पुट होता है, उसका मैक्सिमम वेट जो हमसे है पूछा गया वो है 7.26 किलोग्राम। ये मैक्सिमम वेट होता है, मेंस कैटेगरी के अंदर होगा। जेवलिन थ्रो में जेवलिन को फेंकने के लिए कितना क्षेत्र आवश्यक है? क्या पूछा गया है? सेक्टर एरिया पूछा गया है ना। तो सेक्टर एरिया और क्षेत्र में कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्टर एरिया आपका 29 डिग्री होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेक्टर एरिया अलग है, थ्रोइंग एंगल अलग है, जो कि लास्ट वीडियो में देखा था, वो 32, 35 या फिर 36 डिग्री होना चाहिए। थ्रोइंग एंगल अलग है और सेक्टर एरिया अलग होता है। डिस्कस थ्रो में फेंकने की जो क्षेत्र है उसकी न्यूनतम चौड़ाई क्या होनी चाहिए? डिस्कस थ्रो में जो आपका थ्रोइंग एरिया है उसकी मिनिमम विड्थ क्या होनी चाहिए? ये आपकी होनी चाहिए 2.5 मीटर। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको थ्रोइंग एरिया की बात हो रही है, उसकी विड्थ की बात। जेवलिन थ्रो में जेवलिन का टिप किस सामग्री का बना होता है? जेवलिन की जो टिप है उसका मटेरियल हमसे पूछा गया है। इस तरीके से एक जेवलिन होता है और जेवलिन की टिप थोड़ी सी आगे से नुकीली होती है। ये जो टिप है ये कौन से मटेरियल से बना हुआ रहता है? ये आपका मेटल का बना हुआ रहता है, धातु का होगा, क्योंकि इसको जब कोई भी एथलीट फेंकता है, थ्रो करता है, तो ये जमीन है, जमीन के अंदर इस तरीके से क्या होना चाहिए? प्लेस होना चाहिए। शॉर्ट पुट में थ्रोइंग सर्कल के लिए न्यूनतम व्यास की आवश्यकता क्या है? डायमीटर की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए मिनिमम? जब हम बात करते हैं शॉर्ट पुट की, तो वो आपका होना चाहिए 2.135। 2.135 शॉर्ट पुट में है और डिस्कस में आपका ये मिलेगा 2.5 मीटर। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में ही ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमने देखा भी था डिस्कस में 2.5 मीटर, और अब हमने किसके में देखा है? शॉर्ट पुट के अंदर। जेवलिन थ्रो में जेवलिन की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? मिनिमम लेंथ की बात हम कर रहे हैं, तो जेवलिन की जो मिनिमम लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 2.2 मीटर आपकी मिनिमम लेंथ हो सकती है। जेवलिन थ्रो में जेवलिन को कितने एंगल पर फेंकना चाहिए? इसको हमने देखा भी है, 30 से 35 डिग्री का जो एंगल है वो आपका सबसे बेस्ट एंगल माना जाता है। इससे ज़्यादा एंगल नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है लेकिन आप लंबा थ्रो नहीं कर पाओगे जेवलिन का। इसके बाद में डेकाथलॉन में कुल कितने इवेंट्स होते हैं? तो डेका ग्रीक वर्ड है और डेका का मतलब होता है 10। तो डेका में 10 इवेंट्स होते हैं, 10 इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। और डेकाथलॉन में पहले दिन के इवेंट्स हमसे पूछे गए हैं, तो आपको दोनों ही दिन के इवेंट्स आपको मैं बता देता हूँ डेकाथलॉन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन दो टाइप की ये कंपटीशन होते हैं। डेकाथलॉन होता है मेंस के लिए और हेप्टाथलॉन होता है वुमेन्स के लिए या फिर फीमेल्स के लिए। इसके क्वेश्चन आएंगे तब हेप्टाथलॉन को देखेंगे, लेकिन डेकाथलॉन पहले देख लेते हैं। 2 दिन का ये इवेंट होता है, डे 1 और डे 2। ये भी 2 दिन का होगा, डे 1 और डे 2। पहले दिन और दूसरे दिन में अलग अलग इवेंट्स होते हैं। डे 1 में इवेंट्स होंगे 100 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 400 मीटर। दूसरे दिन इवेंट होते हैं 110 मीटर हर्डल्स, डिस्कस थ्रो, पोल वोल्ट, जेवलिन और 1500 मीटर। ये इस तरीके से टोटल 10 इवेंट्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हेप्टाथलॉन में देखें तो पहले दिन आपको इवेंट मिलेंगे 100 मीटर, हाई जंप, शॉर्ट पुट और 200 मीटर। दूसरे दिन 3 इवेंट होते हैं, लॉन्ग जंप, जेवलिन और 800 मीटर। इसके अंदर कितने इवेंट्स हो गए? 7 इवेंट। 1 2 3 4 5, इसके बीच में आप कॉमा लगा सकते हो। इस तरीके से ये डेकाथलॉन के इवेंट हैं और ये हेप्टाथलॉन के इवेंट हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। डेकाथलॉन में पहले दिन में कौन से इवेंट होते हैं? ऑप्शंस में से आप देख सकते हो, ये 3 ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। 100 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 400 मीटर। दूसरे दिन के पूछते तो आप यहाँ से इनका आंसर कर सकते थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेकाथलॉन में 400 मीटर के दौड़ के लिए कितने सेकंड की समय सीमा होती है? 400 मीटर का जो इवेंट है वो कब होगा? पहले दिन का लास्ट इवेंट है।
इनको इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा। अगर डेकाथलन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी तरीके से होंगे। पहले दिन का लास्ट इवेंट कौन सा है, दूसरे दिन का पहला इवेंट कौन सा है, या फिर 4 ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से पहले दिन में कौन सा इवेंट नहीं होता, दूसरे में कौन सा नहीं होता। तो सबसे बेस्ट आप इनको याद कर लीजिए, इवेंट्स को याद कर लीजिए। डेकाथलन में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो 2 लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, इनको याद करना है। तो 400 मीटर की दौड़ के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती, कितने भी टाइम में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आपको पॉइंट्स कम मिलेंगे, और जल्दी पहुंचोगे तो आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे और आप अच्छा परफॉर्म करोगे। हेप्टाथलन की बात हो रही है, इसके अंदर 7 इवेंट्स होते हैं, हमने देख लिया। पहले दिन कौन से इवेंट है, तो पहले दिन भी हमने देखा 100 मीटर हर्डल्स, हाई जंप, शॉर्ट पुट और 200 मीटर। यहाँ पर हमने देखा भी है, देख लीजिए। 100 मीटर हर्डल्स, हाई जंप, शॉर्ट पुट और 200 मीटर, इनको ध्यान रखना है। और दूसरे दिन के इवेंट भी हमने देखे हैं, लॉन्ग जंप, जेवलिन और 800 मीटर। 3 दूसरे दिन के होते हैं, इसके अंदर हेप्टाथलन में। हेप्टाथलन कौन करती हैं, फीमेल्स। हेप्टाथलन में पहले और दूसरे दिन के इवेंट्स कौन से होते हैं, ये हमने देखा है। वीडियो पॉज करके इसका आंसर आप दे सकते हो। मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, ये 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 100 मीटर हर्डल्स है ये, है ना, इसको ध्यान में रखना है। ये 100 मीटर बॉयज़ की अगर बात करें तो उसके अंदर जो पहला इवेंट है वो 100 मीटर स्प्रिंट है, रेस है। लेकिन महिलाओं में पहला इवेंट है 100 मीटर हर्डल्स। पुरुषों में 100 मीटर हर्डल नहीं होती। 110 मीटर हर्डल डेकाथलन के अंदर सेकंड डे में फर्स्ट इवेंट होता है। धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, तो आप भी इसी तरीके से इनको रिवाइज कर सकते। बाकी इसके जो भी इवेंट हैं, इसको हमने जो देखा है उसी तरीके से इवेंट होते हैं। यहाँ से डे 2 के स्टार्ट होंगे। डेकाथलन में दूसरे दिन कौन से इवेंट होते हैं, तो पहले दिन के हमने देख लिए। पहले दिन के कौन से थे, 100 LSH 400, और दूसरे दिन के हैं 110 DPJ। इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिए। तो 110 DPJ 1500 किसके अंदर है, इसके अंदर भी नहीं है, यहाँ पर मिलेगा, आप ऑप्शन 2 में मिलेगा। डिस्कस, जेवलिन और 1500। डिस्कस, जेवलिन और सारे इवेंट्स नहीं दे रखे, लेकिन कौन कौन से इवेंट हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। डेकाथलन में 400 मीटर दौड़ का आयोजन किस दिन होता है, देखिए हमसे पूछ लिया कौन सा इवेंट कौन से दिन होता है। तो अगर आपको याद है तो पहले दिन का लास्ट इवेंट होता है ये 400 मीटर। डेकाथलन में दूसरे दिन का पहला इवेंट कौन सा है, तो ये आपका 110 मीटर हर्डल होगा। जो मैंने आपको 2 लाइन बताई थी वो ध्यान में रखनी है। 100 LSH 400 1110 DPJ 1500, डे 1 डे 2। 2 लाइन से आपके डेकाथलन के सारे ऑप्शन कंप्लीट हो जाएंगे। और हेप्टाथलन की भी मैंने आपको बता रखी है, उन 2 लाइन को ध्यान से याद कर लीजिए। इन दोनों के क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। अब पूछा है डेकाथलन में हाई जंप का आयोजन किस दिन होता है, तो हाई जंप आपका पहले दिन होता है। ये देख सकते हो आप, ये कहाँ पर गया, ये हाई डे 1 के अंदर हाई जंप का आयोजन हो रहा है। इसके बाद में है डेकाथलन के पहले दिन लॉन्ग जंप का आयोजन किस समय होता है। अब लॉन्ग जंप का आयोजन किस समय होगा, 4 ऑप्शंस में से बताना है। तो ये आपका होगा बिफोर शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट से पहले लॉन्ग जंप है क्या, देख लीजिए, है उससे पहले लॉन्ग जंप है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डेकाथलन से आपके कम से कम 50 क्वेश्चन अगर वो बनाना चाहे तो बना सकता है। डेकाथलन में 1500 मीटर की दौड़ का आयोजन किस दिन होता है, तो 1500 मीटर दौड़ डेकाथलन में लास्ट इवेंट होता है, सेकंड डे है, और सेकंड डे का ये लास्ट इवेंट होता है डेकाथलन। डेकाथलन में पोल वोल्ट का आयोजन, तो पोल वोल्ट आपका दूसरे दिन होगा। 110 DPJ, ये है क्या है, दूसरे दिन के इवेंट है। डेकाथलन में डिस्कस थ्रो का आयोजन किस दिन होगा, तो ये सेकंड डे होगा। डिस्कस भी आप अगर दोनों लाइन याद हैं तो इसका आंसर आराम से कर सकते हो। अब पूछा गया डेकाथलन में कितने ट्रैक इवेंट्स होते हैं, ट्रैक इवेंट्स होंगे 4 ट्रैक। और अगर फील्ड इवेंट्स की बात करें तो अगर आपको नहीं पता हो, ट्रैक इवेंट्स हैं ये जो 400 मीटर का ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो इवेंट्स होंगे, दौड़ने वाले इवेंट्स होंगे, उनको ट्रैक इवेंट्स बोलते हैं। इस 400 मीटर ट्रैक के अंदर ये यहाँ पर घास वाला जो एरिया होता है उसको फील्ड बोलते हैं। फील्ड के ऊपर जो इवेंट्स होते हैं उनको फील्ड इवेंट्स कहते हैं। ट्रैक इवेंट्स इसके अंदर कौन कौन से हैं, 100 मीटर, 110 मीटर हर्डल, 400 मीटर और 1500 मीटर। कितने हो गए, 1 2 3 और 4। बाकी इसके अंदर फील्ड इवेंट होंगे।
जो भी बच गए, जो कि हमने इवेंट्स देखे हैं, वो सारे कौन से इवेंट हैं? फील्ड इवेंट हैं। ट्रैक इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। डेकाथलन में फील्ड इवेंट तो छः, चार उसमें है, छः इसके अंदर हो गए। फील्ड इवेंट्स कितने हो गए? हेप्टाथलन में कितने ट्रैक इवेंट्स हैं? हेप्टाथलन में ट्रैक इवेंट्स रहेंगे 3। अगर आपको हेप्टाथलन के इवेंट्स याद हैं, इवेंट कौन से थे? 100 मीटर हर्डल, हाई जंप, शॉर्ट पुट और 200 मीटर। इसके बाद में क्या था? लॉन्ग जंप, जेवलिन और 800 मीटर। ये दूसरे दिन का था। ट्रैक इवेंट एक तो ये हो गया, एक 200 मीटर हो गया और एक 800 मीटर हो गया। इस तरीके से 3 क्या हो गए इसके अंदर? ट्रैक इवेंट। और 1, 2, 3 और 4 ये फील्ड इवेंट हो गए। फील्ड और ट्रैक इवेंट आपको तभी याद होंगे जब आप ऐसे समझोगे कि ट्रैक के ऊपर, ये आपका ऐसा ट्रैक होता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, अगर एक्चुअल में नहीं देखा है तो। इसके ऊपर जो दौड़ते हैं, वो जो इवेंट्स होते हैं उनको ट्रैक इवेंट्स बोलते हैं। अंदर जो कोई भी इवेंट्स होंगे उनको हम फील्ड इवेंट्स कहते हैं। फील्ड इवेंट्स के बारे में पूछ लिया तो हेप्टाथलन में फील्ड इवेंट्स 4 होंगे। टोटल इवेंट्स कितने होते हैं? डेकाथलन में इवेंट्स में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि डेकाथलन में कौन सा इवेंट नहीं होता। तो 200 मीटर डेकाथलन में देखने को नहीं मिलेगा, ये हेप्टाथलन में ही याद रखना। बाकी सारे इवेंट्स आपको कहाँ पर? डेकाथलन में देखने को मिलेंगे। अब ये जो आपके सामने डेकाथलन और हेप्टाथलन का जो प्रॉब्लम है, उसकी एक प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑप्शन में आप क्या कीजिए, पहले डेकाथलन के दोनों दिन के इवेंट्स लिखिए और उसके बाद में हेप्टाथलन के दोनों दिन के इवेंट्स लिखिए। बिना देखे लिखने हैं। देखते हैं आपको, अभी तक मैंने 4 से 5 बार बता दिया, आपको कितना याद हुआ है। हेप्टाथलन में इवेंट्स के अंदर कौन सा शामिल नहीं है? तो उसके अंदर डिस्कस थ्रो नहीं है, ध्यान में रखना है। हेप्टाथलन में डिस्कस थ्रो कहीं भी नहीं। 110 मीटर हर्डल के मुकाबले में कुल कितने हर्डल्स हैं? तो हर्डल्स तो आपके 10 ही रहेंगी। 110 मीटर जो हर्डल है वो किसके लिए होती है? मेल के लिए होती है, बॉयज़ के लिए होती है। और 100 मीटर किसके लिए होगी? फीमेल या फिर महिलाओं की। 400 मीटर हर्डल्स की रेस में हर्डल्स की ऊंचाई कितनी होती है? अब देखिए, 400 मीटर हर्डल है। हर्डल का मतलब आप समझ गए होंगे, ये आपका जो ट्रैक है, ट्रैक के ऊपर इस तरीके से ये हर्डल्स लगा ली जाती हैं। इनके ऊपर से आपको जंप करना होता है। 10 हर्डल होती हैं। 400 मीटर का हमसे पूछा गया है। ना तो हमें कैटेगरी पूछी गई है, ना तो मेल ना फीमेल। इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही होंगे, बोथ 1 एंड 2। 91.4 सेंटीमीटर किसके अंदर होगा? आपका मेल। इसको अगर हम मिटा दें अच्छे तरीके से, अगर आप इसको देखना चाहें, 91.4 सेंटीमीटर बॉयज़ और गर्ल्स में होता है 76.2 सेंटीमीटर। 400 मीटर हर्डल की ऊंचाई की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है। इतनी इनकी हाइट रहती है। हर्डल्स रेस में हर्डल्स को पार करने के लिए कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयोगी है? टेक्निक्स दे रखी हैं, सबसे मोस्ट यूजफुल टेक्निक कौन सी है हर्डल्स को क्लियर करने के लिए? तो वो टेक्निक है हर्डल क्लियरेंस। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। अगर आपकी हर्डल्स क्लियर नहीं होंगी तो क्या होगा? आप उस कंपटीशन को अच्छे तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। 100 मीटर हर्डल्स में हर्डल्स की ऊंचाई हमसे पूछी गई है, तो ये ऊंचाई होती है 83.8 सेंटीमीटर। 100 मीटर हर्डल में ये हमसे ऊंचाई पूछी गई, ध्यान में रखना है इसको। और 100 मीटर हर्डल्स किसकी होती है? नेक्स्ट है 100 मीटर हर्डल्स में हर्डल्स की दूरी कितनी होती है? 100 मीटर्स में इसकी हमसे दूरी पूछी गई है, तो दूरी आपकी होगी 8.5 मीटर। ध्यान में रखना है, इनके बीच में आपको दूरी क्या मिलेगी? 8 पॉइंट। नेक्स्ट है 110 मीटर हर्डल्स में हर्डल्स की दूरी कितनी होती है? अब 110 के बारे में पूछा गया है तो वो होगी 9.14 मीटर। यहाँ पर ये 110 है। क्या पूछी गई है? 110 मीटर की। ये बीच में जो हर्डल्स होती हैं इनकी दूरी है। 10 हर्डल होंगी तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 9.1। 110 मीटर हर्डल्स की रेस में हर हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई आपको मिलेगी 106.7 सेंटीमीटर। अब ये आपको ध्यान में रखना है, 110 मीटर जो हर्डल है वो होगी बॉयज़ की या फिर मेल की। 110 मीटर हर्डल में जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 106.7 सेंटीमीटर। और 100 मीटर जो हर्डल्स है जो कि फीमेल्स की होती है, उसमें ऊंचाई हर्डल्स की कितनी रहेगी? 83.8 से। हर्डल्स रेस में किस प्रकार के फुटवेयर का उपयोग किया जाता है? फुटवेयर की बात हो रही है तो हर्डल्स रेस में हम स्पाइक्स का यूज़ करते हैं। स्पाइक्स क्या होती है? आपके जो शूज़ हैं उनके नीचे कुछ कील लगी होती है। ये जो कील हैं आपको स्टेबल रखने का काम करती हैं। आप जब दौड़ते हो
तो आपको ताकत देती है, स्टेबिलिटी देती हैं ताकि आप स्लिप ना हो सको। 400 मीटर हडल्स में हडल्स के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है, तो ये दूरी होती है 35 मीटर। 400 मीटर की जो हर्डल्स होती हैं, देखिए इस तरीके से हर्डल्स हैं और इनके बीच में जो दूरी आपको मिलेगी वो मिलेगी 30। हर्डल्स रेस के दौरान एथलीट को किस प्रकार की तकनीक की आवश्यकता होती है? इसके अंदर सही पैर की ऊंचाई और गति, प्रॉपर हाइट होनी चाहिए और स्पीड आपकी जो लेग्स है उसकी सही होनी चाहिए। एक और ध्यान में रखना है, जो लास्ट के जो क्वेश्चंस थे उसमें देखिए 100 मीटर हर्डल्स की बात हो रही थी और दूरी पूछी गई थी। तो जो 100 मीटर की जो हर्डल है उसमें बीच की जो दूरी है, बीच की जितनी भी हर्डल्स हैं उनमें दूरी आपको 8.5 मीटर मिलेगी। और जब आपकी स्टार्टिंग लाइन है, स्टार्टिंग लाइन से जो पहली हर्डल है उसके बीच में आपको दूरी 13 मीटर मिलेगी। इसके बाद में आपकी जो 9th हर्डल है और ये जो फिनिशिंग लाइन है उसके बीच में आपको दूरी मिलेगी 10.5 मीटर। ध्यान में रखना है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो पहली हर्डल है आपकी स्टार्टिंग लाइन से उसकी दूरी कितनी रहेगी, तो वो 13 मीटर है। बीच में जो हर्डल्स हैं उनमें 8.5 की दूरी रहेगी और ये जो लास्ट हर्डल है 9th के बाद में 10th हर्डल है, यहाँ पर 9th नहीं है 10th हर्डल है, इससे बाद जो फिनिश लाइन है उसके बीच में 10.5 मीटर की रहती है। इसी तरीके से आप इसको भी देख लीजिए, हर्डल्स की दूरी 110 मीटर की अगर हम बात करें तो पहली जो हर्डल है वो 13.72 मीटर की दूरी पर रहती है। पहले मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग लाइन है और ये जो पहली हर्डल रहेगी वो 13.72 मीटर। लास्ट जो हर्डल रहेगी कि यहाँ पर मान लीजिए 10 हर्डल की फिनिश हो गई और ये आपकी फिनिश लाइन है। फिनिश लाइन और लास्ट हर्डल के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होगी 14.02 मीटर। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है 400 मीटर वाला, देखिए कि 400 मीटर जो हर्डल रेस है वो मेल की होती है, बॉयज़ की या फिर पुरुषों की होती है। इसमें अगर पहली हर्डल की बात करें तो जो पहली हर्डल है वो 45 मीटर पर होती है। ये जो स्टार्टिंग लाइन है 400 मीटर हर्डल की बात करते हैं, तो 400 मीटर हर्डल में ये हमने बात करी कि 45 पहले की रहती है और बाद में जो हर्डल हैं, बीच में जो हर्डल हैं उनके बीच में 35 मीटर और लास्ट वाले जो 10th हर्डल है उसके वो आपकी रहेगी इस तरीके से रहती है। कोई भी पूछ सकते हैं कि तीनों ही कोई आपको, और इसकी बात हमने कर ली, प्रॉपर हाइट और स्पीड आपकी लेग्स की अच्छी होनी। 10,000 मीटर दौड़ में कितने लैप्स होते हैं? यदि एक जो ट्रैक है आपका वो 400 मीटर का है, लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी हमने देखा था 25 लैप्स होते हैं। इसका फॉर्मूला भी हमने देखा, फॉर्मूला तो क्या है, इजीली आप इसका आंसर कर भी सकते हो 25 आंसर में। मैराथन की दौड़ की कुल दूरी कितनी होती है? तो ये भी हमने देखा था 42.195 किलोमीटर ये दूरी होती है। 1924 के जो पेरिस ओलंपिक्स थे उसके अंदर इसको स्टैंडर्डाइज किया गया। 3000 मीटर स्टीपल चेज में कुल कितने हर्डल्स होते हैं? ये भी हमने डिस्कस किया था, 35 हर्डल आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर अगर हम पानी वाली हर्डल्स की बात करें तो वो आपको 7 मिलेंगे, 28 तो मिलेंगे आपको नॉर्मल। और अगर हम पानी की बात करें वाटर वाली जो हर्डल्स हैं वो मिलेंगे आपको 7, 28 और 7 35, 35 हर्डल्स या फिर ऑब्स्टेकल्स टोटल होते हैं 3000 मीटर स्टीपल चेज के अंदर। 5000 मीटर दौड़ में कितने राउंड होते हैं अगर 400 मीटर का ट्रैक हो? 5000 मीटर को 400 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 12 पॉइंट, तो आपके 12.5 राउंड होंगे। 400 मीटर दौड़ के दौरान धावक की सबसे उपयुक्त स्थिति क्या होती है? सबसे सुटेबल पोजीशन के बारे में हमसे पूछा गया है कि 400 मीटर में वो क्या होगी। वो आपकी होगी, आपको अपनी लेन में रहना है, लेन से अलग नहीं होना है। 4x400 मीटर रिले में एक टीम में कितने धावक होते हैं? तो एक टीम में 4 ही धावक होते हैं। ये 4 का मतलब प्लेयर है और 400 का मतलब उसमें क्या है, डिस्टेंस। 4x100 मीटर रिले में बैटन का आदान प्रदान किस एरिया के अंदर होता है? ये भी हमने बात की थी, बैटन एक्सचेंज जोन होती है, उसी के अंदर आप बैटन को एक्सचेंज कर सकते हो, इससे बाहर नहीं कर सकते। 100 मीटर दौड़ में ब्लॉक स्टार्ट की क्या विशेषता है? तो ब्लॉक स्टार्ट हम करते हैं, ये ब्लॉक्स पर शुरू करते हैं हम रनर्स को, धावक जो होता है प्लेयर होता है उसको क्या करते हैं, ब्लॉक से उसकी स्टार्टिंग करते हैं, ब्लॉक से ही वो स्टार्ट करेगा अपनी जो रेस अपनी रनिंग है उसको स्टार्ट करेगा। ये
स्टार्टिंग जो ब्लॉक्स हैं ये हम स्प्रिंट रेसेस के अंदर यूज़ करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस होती हैं, उसमें हम स्टार्टिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। 200 मीटर की दौड़ में स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होता है? ये आपका 400 मीटर का ट्रैक है, स्टैंडर्ड आपको 400 मीटर का ही मिलेगा। यहाँ पर आपकी फिनिशिंग लाइन है। यहाँ से कोई अगर पर्सन दौड़ता है और दौड़कर अगर यहाँ पर पहुँच जाता है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 400 मीटर। तो इसका हाफ कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। तो ये 200 मीटर का क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पर दे भी रखा है, ट्रैक के घुमावदार हिस्से पर, ऑन द कर्व्ड पार्ट ऑफ द ट्रैक। यहाँ से कोई प्लेयर अगर भाग कर आएगा पहली लेन में, उसको 200 मीटर दूरी तय करेगा। अगर उसको सेकंड लेन में भागना है तो उसको हम क्या देंगे? स्टैगर देंगे। सेकंड लाइन से लेकर 8th लाइन तक। ये सेकंड लेन है और ये कौन सी है? 8th लेन है मान लीजिए। इसके अंदर हम स्टैगर देंगे। 200 मीटर की रनिंग कर रहे हैं तो हम इसके अंदर खिलाड़ी को देंगे हाफ स्टैगर। 400 मीटर मतलब दोनों कर्व अगर कोई खिलाड़ी कंप्लीट करता है उसको हम क्या देंगे? फुल स्टैगर देते हैं। हाफ स्टैगर और फुल स्टैगर का फॉर्मूला हमने इसके पहले पार्ट के अंदर देख लिया था। 200 मीटर दौड़ में स्टैगर क्यों प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आ गया। 200 मीटर में हम प्रयोग करते हैं धावकों को हर लेन पर समान दूरी सुनिश्चित करने के लिए, टू इंश्योर इक्वल डिस्टेंस फॉर ईच लेन। हर एक लेन में जब कोई खिलाड़ी दौड़ रहा हो तो वो 200 मीटर की डिस्टेंस को ही कवर करे, उसके लिए हमें स्टैगर देना पड़ता है। पहली लेन का एथलीट यहाँ से दौड़ेगा, दूसरी लेन का उससे थोड़ा सा आगे, तीसरी का आगे। इस तरीके से ये जो एथलीट्स हैं ये थोड़ा थोड़ा दूसरे से आगे रहते हैं, क्योंकि कर्व है तो कर्व में अगर आगे नहीं रहेंगे तो 200 से ज़्यादा उनको दौड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर सभी को इक्वल डिस्टेंस से अगर दौड़वाना हो और सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उसके लिए हम स्टैगर का यूज़ करते हैं। आई होप आप स्टैगर को समझे होंगे। स्टैगर से कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं और सेकंड पार्ट में ये जो एथलेटिक्स के क्वेश्चंस हैं आपके लगभग सभी जो हिस्से हैं वो कवर हो गए एथलेटिक्स इवेंट्स के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप के ऊपर मिलेगी। सभी जो बाकी अपडेट्स हैं उसके लिए आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर ज्वाइन कर लेना है। इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से है। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।